नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। ब्रेक फ्री बुलेटिन इंडिया एट 9 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। सबसे पहले बात हम करेंगे जैसलमेर के हैवान डॉक्टरों की। प्रदेश में बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाओं के दावे करने और प्रसूताओं की बेहतर देखभाल के लिए जननी सुरक्षा सरीखी योजनाएं तो बन गई, लेकिन वो प्रसूताओं की क्या काम आ रही हैं, ये आप खुद देखिए। जैसलमेर में एक प्रसूता घंटे भर सड़क पर तड़पती रही और शहर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे ये कहकर जोधपुर रेफर कर दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों से अपने परिजनों के साथ आई इस प्रसूता को खून की कमी के चलते चिकित्सालय में खून चढ़ाया जा रहा था और इसी बीच चिकित्सकों ने इस प्रसूता को जोधपुर जाकर इलाज करवाने की बात कहकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। प्रसूता के साथ आए उसके लाचार परिजनों ने प्रसूता को अस्पताल के बाहर सड़क पर लिटा दिया, जहां पर करीब 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये प्रसूता तड़पती रही, पड़ी रही। प्रसूता की मां के हाथ में खून की थैली थी, जिससे इस प्रसूता के शरीर में खून चढ़ रहा था और लाचार और बेबस नजरों से ये परिवार सड़क पर आने जाने वालों से मदद की गुहार लगा रहा था। जैसलमेर के राज्य के चिकित्सालय के डॉक्टरों को भले ही इस प्रसूता पर दया नहीं आई हो, लेकिन सड़क पर चल रहे राहगीरों ने जब इस प्रसूता को देखा तो इंसानियत के नाते इकट्ठा हुए और इस प्रसूता को जोधपुर ले जाने के लिए आपस में पैसा इकट्ठा किया और इसके परिवार को गाड़ी करवाकर जोधपुर के लिए रवाना कर दिया गया। अस्पताल के पीएमओ ने तो ये कहकर और भी इंतहा कर दी कि उन्हें नौकरी की कोई फिक्र नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त बीआर मीणा जी जुड़ चुके हैं, चिकित्सा विभाग के निदेशक हैं ये। मीणा जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जननी सुरक्षा योजना की ऐसी धज्जियां क्यों उड़ाई गई? आप बताएं कोई मैटर, कहाँ का मैटर है? जी, मैटर जैसलमेर के राजकीय चिकित्सालय का। सब अच्छा, ठीक है, इंक्वायरी करवाते हैं हम, ज्वाइंट डायरेक्टर से इंक्वायरी आपको मामला संज्ञान में नहीं है? मैं ये MD/NRS में देखते हैं मामला, वैसे हमारे में नहीं है ये, लेकिन कोई भी इंक्वायरी हम इसकी जांच करवा लेते हैं। अगर कोई नियम अनुसार कोई भी अगर कोई गलती भी पाता है, स्टाफ पाया जाता है, तो हम नियम अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आपको लगता है गलती कहीं हुई होगी? क्या अस्पताल को ऐसा करना चाहिए था कि बिना एम्बुलेंस दिए उसे बाहर निकाल देना चाहिए था? कम से कम 108 एम्बुलेंस है, उसको दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंटों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल एम्बुलेंस वगैरह की जो भी नियम अनुसार जो सुविधा देनी चाहिए वो देने का कायदा बनता है। अगर कोई लैप्स है, किसी तरह की कोई कार्रवाई करने में कोई लैप्स है, तो बिल्कुल हम उनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई करेंगे। आपको हैरानी नहीं हुई इस खबर पर? नहीं, आपने बताया नहीं ना, पूरा डिटेल तो बताया नहीं आपने। डिटेल दरअसल ये है सर, जैसलमेर के राजकीय चिकित्सालय का ये पूरा मामला है। प्रसूता गई थी और वहां के डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और ये खून जो चढ़ रहा था उसके शरीर में, हाथ में उसको बाहर लेकर निकाल दिया गया और जो मां थी उसके हाथ में ये बोतल थी जो खून चढ़ रहा था और वहां पर राहगीरों ने मदद की है इनकी, ना कि अस्पताल प्रबंधन ने। हाँ, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कोई हुई है घटना तो 100% गलत है और जो भी कंसर्निंग है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर इस प्रसूता को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वो तो कंसर्निंग जो भी ऑफिसर है वहाँ पे, जो आदमी जिसने लापरवाही बरती है वही जिम्मेवार रहेगा। बीआर मीणा जी, आप निदेशक हैं चिकित्सा विभाग के। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, पीएमओ कह रहा है कि उन्हें नौकरी की कोई फिक्र नहीं है, तो आप क्या इन लोगों का क्या करेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या इलाज है? इनका नियमों में CCA नियमों के तहत प्रावधान है कार्रवाई करने का। जी, कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीआर मीणा जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो आपने कहा कि आप कार्रवाई करेंगे अगर कोई दोषी होगा। 12 बजे आया, પછી ભરતી કરી જોયું કે જાચા કરા લાવજે, જાચા કરા લાયા જે ગયા સોનિયાગ્રાફ કરા જો डॉक्टर गया कि मैं सोनियाग्राफ मैं को जाऊँ मर जो को करता के मारी वो ले को आया मेरा एंटी कार्ड भूल आया उठे रह गया 15 मिनट तो मैं मारे कर दो પછી आवे छोरो ले आवे तो मैं को करा के ते जाओ दूजे कनाज मान छुट्टी है। बाद में खून मां छोकरा निकाल दिए। ठीक है, निकाल वो चाड़ जाओ जोधपुर जाओ।
गाड़ी बीजी कोई गाड़ी में कोई व्यवस्था नहीं। लेडीज को बाहर भेज दिया, उनको ये कह के कि भाई हमारे पास ड्राइवर नहीं है, उनका शराब पी हुई है। ये मॉरल ड्यूटी नहीं है कि शराब पी हुई है या नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर को पड़ती है या हॉस्पिटल की पड़ती है। बात करेंगे, हमें आदत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा इतना लग रहा है, आपको जो करना है, हमारा स्टाफ फिर जो तरीका अपनाएगा। हमें यहाँ नहीं तो दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। हम सही ले रहे हैं, आप लोगों का नीयत खराब है, आप लोगों की नीयत खराब है। जवाब नहीं है तो जो भी है, हमारा जवाब ये है कि आप इस तरीके से बात करते हैं, हम इस तरीके से। मैं घर गया हूँ, अभी आया हूँ, और आपको जवाब देने से पहले आप जवाब देना है, ये धमकी वाली बात है। जवाब मैं मेरे हॉस्पिटल में आके पता करूंगा, जब आपने मुझे हो गया तो पता हुआ नहीं मैं कि मेरे को वहां बैठे पता चलेगा, मैं आके पता करूंगा जब ना बात करेंगे, हमें आदत नहीं है। तो ये आप झुंझलाहट जो अभी सुन रहे थे वो पीएमओ की झुंझलाहट है। इस पूरी खबर पर जवाब मांगा गया तो डॉक्टर झांझना राम पवार ने किस तरीके से अभद्रता की है। यहाँ पर सलीके से बात करने की बजाय उन्होंने मीडिया कर्मियों पर गुस्सा उतारा। आइए फिर से सुनवा देते हैं आपको क्या कहा उन्होंने, तफसील से सुनिए। बात करेंगे, हमें आदत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा इतना लग रहा है, आपको जो करना है, हमारा स्टाफ फिर जो तरीका अपनाएगा। हमें यहाँ नहीं तो दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। हम सही ले रहे हैं, आप लोगों का नीयत खराब है, आप लोगों की नीयत खराब है। जवाब नहीं है तो जो भी है, हमारा जवाब ये है कि आप इस तरीके से बात करते हैं, हम इस तरीके से। मैं घर गया हूँ, अभी आया हूँ, और आपको जवाब देने से पहले आप जवाब देना है, ये धमकी वाली बात है। जवाब मैं मेरे हॉस्पिटल में आके पता करूंगा, जब आपने मुझे हो गया तो पता हुआ नहीं मैं कि मेरे को वहां बैठे पता चलेगा, मैं आके पता करूंगा जब। और एक बड़ी खबर आपको और बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां पर महिला को अस्पताल से बाहर निकालने का पूरा मामला है। मामले में निदेशक बीआर मीणा का बयान हमने आपको सुनाया है। वो कह रहे हैं जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन मिला है, हमने बातचीत की, पीएमओ पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से पीएमओ ने रवैया दिखाया उस पर भी मीणा ने कहा है कि उन पर भी कार्रवाई होगी। मामले में निदेशक बीआर मीणा का बड़ा बयान, उन्होंने कहा है जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने बातचीत की थी इनसे और फोन पर इन्होंने जी राजस्थान न्यूज को यह आश्वासन दिया है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको ये हम खबर दिखा रहे थे जैसलमेर की, जहां पर महिला को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया था बिना इलाज किए। निदेशक पब्लिक हेल्थ बीआर मीणा ने कहा कि जांच करवाई जाएगी। चलिए बात करते हैं सावरकर की। कांग्रेस ने शहीदी दिवस पर ट्वीट करके स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को गद्दार बताया। यह ट्वीट कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @INC इंडिया से किया गया है। इसमें कांग्रेस ने दावा किया है कि सावरकर ने 1913 में अंग्रेजों से माफी मांगी थी और ब्रिटिश हुकूमत के साथ वफादारी की बात की थी। इस ट्वीट में भगत सिंह को शहीद जबकि सावरकर को गद्दार बताया गया। कुछ दिनों पहले कांग्रेसी नेता थरूर ने शहीद भगत सिंह की तुलना देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार से की थी और अब फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर को गद्दार कहा है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों पर भी सियासत शुरू कर दी है। कल बुधवार को शहीद दिवस पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर वीर सावरकर को गद्दार कहा गया। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @INC इंडिया से मार्टियर्स एंड ट्रेटर्स टाइटल के साथ 2 पोस्टर पोस्ट किए गए हैं। पहले पोस्ट की तस्वीर में बाईं ओर भगत सिंह और दाईं ओर वीर सावरकर की तस्वीर है। भगत सिंह की तस्वीर के नीचे लिखा है, हम आपसे आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सेना को दयालुता से निर्देश दें कि वो अपनी सेना की एक टुकड़ी हमारी फांसी के दंड को अमल में लाए। ये बातें भगत सिंह ने 1931 में लाहौर जेल में अपनी आखिरी पिटीशन में लिखी थी, जबकि वीर सावरकर को गद्दार बताते हुए दावा किया गया है कि 1913 में उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। वीर सावरकर की तस्वीर के नीचे लिखा है, अगर सरकार दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की वकालत करूंगा और अंग्रेज गवर्नमेंट के लिए वफादार रहूंगा, जो उस प्रोग्रेस के लिए सबसे अहम शर्त है। इसके अलावा एक और पोस्ट जारी किया गया है। इसमें ऊपर की ओर भगत सिंह की तस्वीर के साथ लिखा है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कोर्ट के फैसले के मुताबिक हमने जंग की थी, इस वजह से हम युद्ध बंदी हुए और इसीलिए
हमें फांसी पर लटकाने के बजाय गोली मार देनी चाहिए। वहीं इस पोस्टर के नीचे की ओर सावरकर की तस्वीर के साथ लिखा है कि केवल शक्तिशाली ही कृपा कर सकता है, इसीलिए एक बेटा माता पिता के समान सरकार के दरवाजे के अलावा और कहा जा सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि गांधी हमारे हैं और सावरकर आपके। एक अहिंसा की बात करता है और दूसरा हिंसा की। इस पर सत्ता पक्ष ने विरोध जताया था। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया? उठा के फेंक दिया? आप जवाब दो। अरे जवाब दीजिए। सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया? बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। कांग्रेस ने जिस तरह सावरकर को गद्दार बताकर अपनी सियासी किस्मत चमकाने की कोशिश की है, बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस का ये दांव आने वाले दिनों में उसी पर भारी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, हेडली की गवाही बुधवार से फिर से शुरू हो चुकी है। 26/11 हमले के आरोपी हेडली ने मुंबई की सेशन कोर्ट में खुलासा कर दिया है कि लश्कर ने 2 बार बाल ठाकरे की हत्या करने की कोशिश की थी। हेडली ने यह भी कहा कि 26/11 मुंबई हमले के लिए आईएसआई ने फंडिंग की थी। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डेविड कोलमैन हेडली ने 26/11 हमले को गलत ठहराया। कहा कसाब अच्छा था या बुरा नहीं जानता, पर उसने जो किया गलत किया। हेडली ने खुलासा किया कि 26/11 मुंबई हमले के लिए आईएसआई ने फंडिंग की थी। 26/11 का हमले के लिए जो भी पैसा मिला था, उसको पैसे को आईएसआई ने मुझे दिया था, ये बात उसने साफ साफ नहीं की। हेडली ने ये कबूल किया है कि जिस इलाके का पाकिस्तान का रहने वाला है, वहां उस प्रोविंस में पंजाबी बोली जाती है, उसे पंजाबी आती है। हेडली ने खुलासा किया कि उसने लश्कर की 60 से 70 लाख रुपए दान देकर मदद की थी। अलकायदा के निर्देश पर 26/11 हमले के बाद दोबारा भारत पर हमले की साजिश रची थी। साजिद मीर के कहने पर 2 बार शिवसेना भवन की रेकी की थी। बाल ठाकरे की हत्या करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जो बाद में भाग निकला। हैदराबाद में देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर जूता फेंका गया। हालांकि जूता कन्हैया तक नहीं पहुंच सका। छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने बाद में जूता फेंकने वाले की जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ मौजूद हैदराबाद के सुंदरैया विज्ञान केंद्र में कन्हैया के भाषण के दौरान एक शख्स ने कन्हैया कुमार की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता कन्हैया तक नहीं पहुंच सका। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ताओं और दर्शकों में शामिल कुछ लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने बीच बचाव कर उस युवक को हिरासत में ले लिया है। कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार ने कहा था कि वो पॉलिटिशियन नहीं, एक शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन अगर यहाँ का भाषण उनका सुने और देखें तो उसमें उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिशियन के रूप में जरूर पेश किया है। देशद्रोह का आरोपी कन्हैया फिलहाल जमानत पर रिहा है। बुधवार को हैदराबाद पहुंचे कन्हैया को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। कन्हैया ने आत्महत्या करने वाले रोहित वेमुला की धरने पर बैठी मां और भाई से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर को सरकार मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। आज पीडीपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें महबूबा मुफ्ती को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि 29 मार्च को नई सरकार का गठन हो सकता है। पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग ने बैठक के बाद बताया कि राज्यपाल से मिलने के बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय हो जाएगी। वहीं बीजेपी के विधायकों की कल बैठक होगी। बीजेपी महासचिव राम माधव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वहीं महबूबा मुफ्ती ने नेता चुने जाने के बाद कहा कि मेरी पार्टी ही मेरी ताकत है। या कैमरामैन या पर जनाब साइड तकलीम सर करो सर एक मिनट हुकूमत में शुक्र साफ कर मीटिंग के बारे में कुछ बोलेंगे। आज आपने दोबारा फिर से मुझे लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुनते हुए जो मुझ पे अपना एतबार
जतलाया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही आप सब लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि पिछले तकरीबन 3 महीने से जिस तरह आप जुटे रहे मेरे पीछे, महबूबा मुफ्ती की कोई ताकत नहीं है, महबूबा मुफ्ती की ताकत आप लोग हो। तमाम सीनियर लीडर मिले और उसमें जो मेंबरान असेंबली हैं उन्होंने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया कि महबूबा मुफ्ती जो है वो पार्टी के लीडर की हैसियत से चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए मुंतखब होनी चाहिए और ये यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ No, that will be done after there is a meeting with His Excellency the Governor. तो अगर महबूबा मुख्यमंत्री बनती हैं तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी को इस सवाल का जवाब देना होगा कि सरकार बनाने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों कराया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो गया कि पीडीपी केंद्र बिना कुछ नहीं कर रही है। हम हैरान हैं क्योंकि लगातार 2.5 महीने से हमें बताया जा रहा है कि ये दिल्ली से कुछ हासिल करेंगे। इन्होंने शायद राजभवन से बाहर आने के बाद महबूबा जी ने आप ही लोगों से कहा कि हम सीबीएम्स लाए बिना हुकूमत नहीं बनाएंगे। आज क्या बदला? उन्हें जवाब देना होगा। आज नहीं तो कल उनको लोगों को बताना होगा कि अचानक सूरत हाल में क्या तब्दीली आई कि बिना मरकज से कुछ हासिल किए अब वो हुकूमत बनाने पे जो है राजी हुई है। होली के मौके पर दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश महफूज है। होटलों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए दिल्ली के सभी बड़े होटलों और अस्पतालों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। सड़कों पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली के अलावा असम और पंजाब के लिए भी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश सुरक्षित है। वैसे जब भी कोई त्योहार और पर्व आता है सामान्यतः अलर्ट जारी किए जाते हैं कि ताकि लोग सावधान रहें बस। लेकिन भारत सुरक्षित है, भारत है और सुरक्षित रहेगा। बुधवार को ही सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। अलर्ट के मुताबिक 6 आतंकियों का एक गुट 26 जनवरी को भारत में दाखिल हुआ। ये सभी आतंकी पठानकोट से सटे बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुए हैं। आतंकियों का सरगना मोहम्मद खुर्शीद आलम नाम का शख्स है जो पहले पाकिस्तानी सेना में था। आलम असम में आतंकियों की भर्ती और उन्हें गाइड करने का काम करता है।